बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 95 मुलाहिज़ा फरमाएं। राहदारी में तारीकी थी, लेकिन एक दरवाजे के नीचे झुरी से मदम सी रोशनी झलक रही थी। मैं दबे कदमों चलता हुआ दरवाजे के करीब पहुंच गया और झुक कर की होल से आंख लगा दी, लेकिन दूसरे इलम में मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो दोनों नंग धड़ंग बख्शू एक औरत को दबोचे हुए थे। औरत के जिस्म पर भी लिबास बराए नाम ही था। उसका मुंह बंधा हुआ था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की की लात एक बख्शू के सीने पर लगी। वो कराता हुआ पीछे हटा, लेकिन जब संभला तो उसके हाथ में खंजर था। खंजर देकर लड़की की आंखें खौफ और दहशत से फैलती चली गईं। मैं एक झटके से पीछे हट गया और झुककर अपनी पिंडली पर बंधा हुआ खंजर निकालने लगा, लेकिन इसी दौरान में जानकी ने की होल से आंख लगा दी, लेकिन वो भी एक झटके से सीधी हो गई। उसी लम्हे मुझे अंदर से गुर्राहट जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने की होल से देखा, खंजर उस लड़की के सीने में महफूज था। वो तड़प रही थी, मगर दूसरे बख्शू ने उसे बड़ी मजबूती से जकड़ रखा था। लड़की यकीनन चीख भी रही होगी, मगर मुंह पर बंधी हुई पट्टी की वजह से उसकी आवाज हल्के ही में घुट कर रह गई। मैंने जानकी की तरफ देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रायदारी की तरफ खींचती चली गई। हमें इस फड्डे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं, उसने दूसरी रायदारी में पहुंचकर सरगोशी की। हमने सुबह यहाँ से चले जाना है। इस वक्त हमने कोई मुदाखलत की तो गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए बेहतर यही है कि वापस चलो। मेरे ख्याल में जानकी ने ठीक ही कहा था। हमें इस मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी। वो लड़की अपनी मर्जी से आई थी। हमारी मुदाखले से मामला बिगड़ भी सकता था और यह भी मुमकिन था कि यहाँ भी जानकी का राज खुल जाता और हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती। अपने कमरे में आकर हमने खानकाह की तरफ वाला दरवाजा बंद कर दिया और बाहर वाला दरवाजा खोल कर बैठ गए। बैंकॉक में हिंदू पंडितों और बुद्ध बख्शुओं के बारे में ऐसी बहुत सी बातें सुनी गई थी, लेकिन इसका अमली मुजाहरा आज पहली मर्तबा मैंने देखा था। इसलिए ये दोनों बख्शु यहाँ हमारी आमद पर खुश नहीं थे। मैंने सरगोशियाना लहजे में कहा, उन्हें अंदेशा था कि हमारी वजह से उनका ये राज खुल ना जाए। ये कोई नई बात नहीं, जानकी ने कहा। ऐसे ही लोगों ने तो धर्म को बदनाम कर रखा है। वो लड़की अपनी मर्जी से उनके पास आई है। अगर हम मुदाखलत करते तो ऐन मुमकिन है हमें ही किसी मामले में फंसा दिया जाता। फिर इन लोगों को भी ये मालूम हो जाता कि मैं मर्द नहीं औरत हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हारी बात मानकर वापस आ गया हूँ। बहरहाल हमें सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना है, मैंने जवाब दिया। कदमों की हल्की सी आहट सुनकर हम दोनों खामोश हो गए। वो हमारे कमरे की तरफ ही आ रही थी और फिर दरवाजे के सामने रुक गए। इस दरवाजे को अंदर से कुंडा नहीं लगाया जा सकता था, ऐसे ही भिड़ा हुआ था। हम दोनों ने आंखें बंद कर ली। चंद सेकंड बाद आहिस्तगी से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। चंद में खामोशी रही, फिर कदमों की आवाज दूर होती चली गई। मैंने आंखें खोल दी। दरवाजा बंद था और वो उन दोनों बख्शुओं ही में से कोई एक था, जो गालिबन हमें देखने के लिए आया था और मुतमईन होकर वापस चला गया था। हमारे लिए कोई खतरा नहीं था। जानकी इत्मीनान से सो गई और मैं देर तक उन बख्शुओं के घिनौने किरदार के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही हम खानकाह से निकल आए। गांव के बाजार में पहुंचकर हमें पता चला कि पांग नामी एक काश्तकार अपनी ट्रैक्टर ट्राली पर कुछ सामान लेकर मेंगजू जाने वाला है। मेंगजू वहां से 60-70 मील के फासले पर था, जहां से हमें किनमंग जाने के लिए कोई सवारी मिल सकती थी। हम फौरन ही काश्तकार पांग के घर पहुंच गए। वो अपनी ट्राली पर सामान लाद रहा था। उसने हमारी बात तवज्जो से सुनी और हमें अपने साथ ले जाने को तैयार हो गया। 1 घंटे बाद उसका रवानगी का प्रोग्राम था। मैं जानकी को वहीं छोड़कर बाजार की तरफ निकल गया और खाने पीने की कुछ चीजें खरीद ले आया। कुछ नाश्ता किया और कुछ चीजें संभाल कर थैले में रख ली। रवानगी से 10 मिनट पहले 2 अफराद और पहुंच गए। उनमें एक औरत थी और दूसरा मर्द। औरत की उम्र 22-23 साल के लगभग रही होगी। उसने चीन का रवायती दही लिबास पहन रखा था। सर पर तिनकों का चौड़े छज्जे वाला हैट था। मर्द की उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। उसने नीले रंग की पतलून और नीली और सफेद दाढ़ी वाली टी शर्ट पहन रखी थी। सर पर माऊ कैप थी। उसके पास एक अदद सफरी बैग भी था। उनके बारे में पता चला कि वो भी इस ट्राली पर हमारे साथ जाएंगे। उस आदमी का नाम चांग हू था। वो किनमंग का रहने वाला था और यहाँ अपनी बहन से मिलने के लिए आया हुआ था और अब वापस जा रहा था। लूजू नामी उस खूबसूरत औरत से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। वो इस गांव की रहने वाली थी और किसी काम से मेंगजू जा रही थी। शाम को पांग के साथ उसका वापस आने का प्रोग्राम था। पांग ने ट्राली पर सामान इस तरह लादा था कि हमारे बैठने की जगह भी बन गई थी। मैं और चांग हू एक तरफ बैठे थे और जानकी और लोजू हमसे जरा हट कर बैठी हुई थी। कच्चे रास्ते पर ट्राली के दचके लग रहे थे। बाज़ जगहों पर तो ट्राली इस तरह उछलती कि हम एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते। इस तरफ किसी बस की आमदोरफ्त नहीं थी। लोग मेंगजू तक इसी तरह सफर करते थे। मेंगजू किनमंग जाने वाली हाईवे पर एक बड़ा कस्बा था। यही हाईवे जुनूब में मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों को मिलाती हुई वियतनाम के मरकजी शहर बनोई तक चली गई थी। जानकी भी मेरी तरह रात देर तक जागती रही थी। सफर के दौरान में वो ऊँघ रही थी। वो कई मरतबा झटका लगने से लूजी पर गिरी थी। पहले तो लूजू के चेहरे पर नागवार से तासरात उभरते रहे, फिर एक मौके पर मैंने उसकी आंखों में अजीब सी चमक देखी थी। जानकी उस वक्त लूजू के ऊपर थी और लूजू ने अपना हाथ उसके सीने पर रख कर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की थी और उसी वक्त मैंने उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक उभरती हुई देखी थी। पांग ने एक छोटी सी बस्ती के सामने ट्राली रोक ली। उस वक्त हम तकरीबन 30 मील का फासला तय कर चुके थे।
चांग और लोजू नीचे उतर गए। जानकी उठकर मेरे करीब आकर बैठ गई। उसी वक्त मेरी नजरें चांग और लोजू की तरफ उठ गई थी। वो दोनों सड़क पर खड़े होकर सरगोशियां कर रहे थे। लोजू ने आंखों से हमारी तरफ भी इशारा किया। तकरीबन 10 मिनट बाद पांग ट्रैक्टर पर आकर बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट किया तो लोजू चांग हो भी ऊपर आ गए। जानकी चौंके मेरे साथ आकर बैठ गई थी, इसलिए चांगू को लोजू के साथ बैठना पड़ा था। मैंने ये बात खास तौर पर नोट कर ली थी कि चांगू बार बार कनखियों से जानकी की तरफ देख रहा था। 10 बजे के करीब हम मींग जू पहुंच गए। लूजू हमसे हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए चली गई और चांगू हमारे करीब ही खड़ा रहा। हमें कनमंग जाने वाली बस का इंतजार था और चांगू को भी कनमंग ही जाना था। मैंने करीबी एक दुकान से कुछ चीजें खरीदी जो हम सड़क पर खड़े खड़े ही खाते रहे। चांगू ने 1-2 मरतबा हमसे बातों में बेतकल्लुफ होने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी हौसला शिकनी की वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। तकरीबन आधे घंटे बाद बस आई तो मैं जानकी को लेकर जल्दी से सवार हो गया। चांगू ने भी सवार होने की कोशिश की थी, मगर कंडक्टर ने उसे नीचे उतार दिया। बस में सिर्फ 2 ही सीटें खाली थी जिन पर हम बैठ चुके थे। चांगू के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो हमारी तरफ देखता हुआ बस से उतर गया। बस फौरन ही चल पड़ी। चांगू को हम पर शुबा हो गया था। मैंने जानकी की तरफ देखते हुए सरगोशी की। ट्राली में तुम बार बार ऊँग रही थी और 1-2 मरतबा लूजू पर भी गिरी थी। इसी दौरान में उसने अंदाजा लगा लिया था कि तुम मर्द नहीं औरत हो। और जब रास्ते में ट्राली रुकी तो वो दोनों नीचे उतर आए थे और लूजू ने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया था। वो रास्ते भर मुसलसल तुम्हें ही घूरता रहा था। मुझे भी लूजू पर कुछ शुबा हुआ था कि वो मेरी असलियत जान चुकी है। जानकी ने भी सरगोशी में कहा। एक मरतबा मैं ऊँगते हुए उस पर गिरी थी तो वो मेरा जिस्म टटोल रही थी। वो दूसरी बस पर आएगा। मैंने कहा खुदा करे दूसरी बस देर से आए और हमें उससे पहले कनमंग पहुंचने का मौका मिल जाए। सुने कि कनमंग बड़ा शहर है, अगर हम 10 मिनट पहले पहुंच गए तो हमें गायब होने का मौका मिल जाएगा। इसी दौरान में कंडक्टर हमारे करीब आ गया। मैंने थैले में से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए और उसने उनमें से 2 नोट वापस कर दिए और टिकट के साथ 3 छोटे नोट और कुछ रेज़गारी भी वापस की थी। दूसरी बस कितनी देर में आएगी? मैंने चीनी जबान में रुक रुक कर कंडक्टर से पूछा। 1 घंटे बाद, कंडक्टर ने कहा और दरवाजे के साथ अपनी सीट पर बैठ गया। कनमंग तकरीबन 250 मील के फासले पर वाक़ था। इस वक्त 1 बजने वाला था और शाम 7 बजे से पहले वहां पहुंचने की तवक्को नहीं थी। बस एयर कंडीशन थी। जानकी खिड़की के शीशे से टेक लगाकर ऊँगने लगी। मुझे भी नींद के झोंके आने लगे। हम 7 बजे के करीब कनमंग पहुंचे। कई लाख की आबादी पर मुश्तमिल ये एक बड़ा शहर था। बुलंदोबाला इमारतें, जगमगाती हुई रोशनी और इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर। चीन में किसी और चीज की कमी हो तो हो, मगर इंसानों की कमी नहीं थी। बस जैसे ही अपने स्टेशन पर रुकी, मैं जानकी का हाथ पकड़कर सबसे पहले नीचे उतर आया और इधर उधर देखने लगा। अजनबी शहर और अजनबी रास्ते। जाहिर है हम किसी खास रास्ते का तयन नहीं कर सकते थे। मैंने जानकी का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ खींचता चला गया। मैं कम से कम वक्त में बस स्टेशन से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था। हमारी इस तरह चलने से कुछ लोगों को धक्के भी लगे। एक 1.5 उम्र औरत तो गिरते गिरते बची थी। वो मेरी तरफ देखकर तेज लहजे में कुछ कहती रही, लेकिन हम उसकी बात का मतलब समझने के लिए वहां रुके नहीं। चंद मिनट के अंदर अंदर हम वहां से तकरीबन 2 मील दूर निकल आए। अभी शाम हुई थी। हर तरफ रौनक थी और रौनक ऐसी कि चलने को रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां हम किसी खौफ के बगैर इत्मीनान से रात गुजार सकें, और जाहिर ऐसी महफूज जगह कोई खानकाह ही हो सकती थी। हमें कुशादा शायरा पर एक बहुत बड़ी खानकाह नजर आ गई थी, लेकिन मैंने खुद ही वहां जाने से गुरेज किया था। हम शहर के ज़ेरी इलाके में आ गए। यहाँ की आबादी शहर के दूसरे इलाकों से ज्यादा गुंजान थी। हम पूछते हुए चलते रहे और बिलाखिर एक तंग सी गली में दाखिल हो गए। उसी गली में कुछ आगे जाकर एक खानकाह थी। गली में खानकाह का गेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन गेट के अंदर बहुत कुशादा सेन था और उससे आगे खानकाह की असल इमारत थी। उस वक्त अगरचे 8:30 बज चुके थे, मगर ज़ायरीन की आमदोरफ्त जारी थी। छोटे इलाकों में खानकाहें आमतौर पर शाम होने से पहले ही बंद हो जाती हैं, मगर बड़े शहरों में इनके दरवाजे रात 9 बजे तक खुले रहते थे। खानकाह के वसी सेन में बख्शू टोरियों की सूरत में बैठे हुए थे। मैं जानकी को साथ लिए एक तरफ बढ़ता रहा और बिलाखिर एक जगह रुककर किसी मुनासिब जगह की तलाश में इधर उधर देखने लगा। इसी दौरान में एक औरत और एक मर्द हमारे करीब आकर रुक गए। औरत ने साल भर की उम्र के एक बच्चे को गोद में उठा रखा था। मर्द के हाथ में कपड़े का एक थैला था जिसमें कुछ पैकेट भरे हुए थे। उसने थैले में से 2 पैकेट निकालकर एक जानकी को दिया और एक मेरे हाथ में थमा दिया। उन दोनों के चेहरों से परेशानी वाज़ेह थी। लिबास से भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। बच्चे ने सर अपनी माँ के सीने से टिका रखा था। उसके चेहरे ही से लग रहा था कि वो बीमार है और शायद ये दोनों मियाँ बीवी उसी बच्चे के लिए कोई मन्नत मानने के लिए यहाँ आए थे और खैरात बांट रहे थे। हम एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। मैंने अपना पैकेट खोलकर देखा, उसमें बेसन की बनी हुई कोई चीज थी। हम दोनों सर झुकाए वो खाने लगे। जानकी वाला पैकेट मैंने थैले में रख लिया। 9 बजे खानकाह का गेट ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया। वसी सेन में बहुत से बख्शू मौजूद थे। हम अपनी जगह पर बैठे सरगोशियों में बातें करते रहे। मुख्तलिफ समतों से बातों की आवाजें आ रही थी। बाज बख्शू तो बहुत ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आवाजें मादूम होती गई।
मैंने अपना सर घुटनों में दे लिया और आंखें बंद कर ली। और फिर अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मैंने सर उठाकर देखा, एक बख्शू मेरे करीब आकर बैठ गया। मैंने गर्दन घुमाई तो जानकी के साथ भी एक बख्शू बैठा हुआ नजर आया। मेरा माथा ठिनका, मुझे आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। मैंने अपनी जगह से हरकत करना चाही तो कोई सख्त चीज मेरे पहलू में चुभने लगी। उसके साथ ही हल्की सी गुर्राहट सुनाई दी, कोई गड़बड़ करने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे पहलू में सोराख हो जाएगा। मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। मुझे समझने में देर न लगी कि मेरे साथ बैठे हुए बख्शू ने मुझे पिस्तौल की जद पर ले रखा था। मैंने जानकी की तरफ देखा, उसके चेहरे पर भी बेबसी के तासरात थे। वो दूसरा बख्शू उस पर तकरीबन झुका हुआ था। आधी रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। कई बख्शू फर्श पर सो रहे थे। गेट के अंदर की तरफ एक बल्ब था जिसकी मदम सी रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। कौन हो तुम लोग और इस हरकत का क्या मतलब है? मैंने अपने साथ बैठे हुए बख्शू की तरफ देखते हुए चीनी जबान में रुक कर कहा। तुम दोनों उठकर खामोशी से हमारे साथ चल पड़ो। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो गोलियों से बूंद दिए जाओगे, उस बख्शू ने घुराते हुए कहा। मैंने जानकी की तरफ देखा और उसे इशारा करता हुआ उठ गया। मैं अगर चाहता तो यहाँ हंगामा खड़ा कर सकता था, लेकिन मसला जानकी का था। अगर यहाँ बख्शुओं को पता चल जाता कि जानकी मर्द नहीं औरत है तो वो लोग हमें मारने पर तुल जाते। हमारी बात कोई ना सुनता। ये सवांग महल तहफ्फुज के लिए भरा गया है। ये तस्वुर कर लिया जाता कि ये बेस अपनाकर हम कोई खास मकसद हासिल करना चाहते हैं। हम दोनों उठकर गेट की तरफ चलने लगे। वो दोनों बख्शू हमारे दाएं बाएं थे और उन्होंने हमें पिस्तौलों की जद पर ले रखा था। मेरा थैला भी एक बख्शू ने ले लिया। खानका के सामने वाली गली इस वक्त सुनसान थी। हम उन दोनों के बीच में चलते रहे। गली के मोड़ पर एक बंद वैन खड़ी थी। हम जैसे करीब पहुंचे, वैन का स्लाइडिंग डोर खुल गया। चलो अंदर बैठो, मेरे साथ वाले बख्शू ने मुझे धक्का दिया। मैं वैन में बैठ गया। मेरे सामने जानकी और उसके साथ एक बख्शू बैठ गया। दूसरा बख्शू दूसरी तरफ से आकर मेरे सामने बैठ गया। हम उन दोनों के दरमियान सैंडविच बनकर रह गए और पिस्तौल एक बार फिर हमारे पहलुओं से लग गए थे। स्टीयरिंग के साथ एक आदमी पहले ही से मौजूद था। उसने फौरन ही इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा तो मैं बुरी तरह चौंक गया। वो चांग हू था। उसने बड़ी जल्दी हमें तलाश कर लिया था। वैन शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। बेशतर सड़कें सुनसान थी, लेकिन शहर के बाद इलाके ऐसे भी थे जहाँ इस वक्त भी रौनक थी। हमारा सफर खामोशी से जारी रहा। न उनमें से किसी ने जबान खोली और ना ही मैंने कुछ कहा था। वैन शहर से निकलकर नवाई इलाके में आ गई और बिलाकर एक काटी के गेट के सामने रुक गई। चांगू ने वैन से उतरकर गेट खोला और दोबारा वैन में आ गया। गेट में दाखिल होकर वैन काटी के बरामदे के सामने रुकी। हम दोनों को नीचे उतार लिया गया। उन दोनों बख्शुओं ने अब भी हमें पिस्तौलों की जद पर ले रखा था। चांगू बाहर का गेट बंद करके वापस आ गया और बरामदे वाले दरवाजे का ताला खोलने लगा। काटी साथों सामान से आरास्ता था। हाल कमरे में फर्श पर दबीज कालीन बिछा हुआ था। दीवारों के करीब सोफे लगे हुए थे। उनके सामने शीशे के टॉप वाली सेंट्रल टेबल भी रखी हुई थी। सामान के बावजूद जगह काफी कुशादा थी। अंदर आने के बाद उन दोनों बख्शुओं ने अपने जिस्मों पर लिपटी हुई चादरें उतार दी थी। नीचे उन्होंने पतलूने और टी शर्ट्स पहन रखी थी। मिस्टर चांग, मैंने उसकी तरफ देखते हुए नागवार लहजे में कहा, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि किसी को अगवा करना जुर्म है। अगर तुम ये समझते हो कि हमारे पास दौलत होगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम बख्शू लोग हैं, हमारे पास दौलत का क्या काम? हमसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कितनी बड़ी दौलत अपने साथ लिए फिर रहे हो। चांगू के होंठों पर मकरूसी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो जानकी की तरफ देखते हुए बोला, ये चादर उतार दो। मैं तुम्हारे साथी को दिखाना चाहता हूँ कि वो कितनी और कौन सी दौलत साथ लिए फिर रहा है। जानकी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा और 2 कदम पीछे हट गई। चांगू ने अपने साथी को इशारा किया। उसने जानकी की चादर पकड़कर खींच दी। जानकी मुजाहमत करने लगी, लेकिन चादर उसके जिस्म से अलग हो गई। चादर के नीचे उसने मुख्तसर सा ब्लाउज और स्कर्ट पहन रखा था। देख लिया मिस्टर बख्शू, चांगू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यह दौलत हमारी है। पहले हम इससे फायदा उठाएंगे और जब दिल भर जाएगा तो तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इस तरह बेस बदलकर अपनी असलियत छुपाना जुर्म है। तुम लोग गालिबन इंडियन हो। तुम लोगों को जासूसी के इल्जाम में मौत की सजा भी हो सकती है। नहीं मिस्टर चांग, हम इंडियन नहीं थाई हैं। ये बेस मुझे ट्रैक्टर ट्राली पर सफर के दौरान ही में इसकी असलियत का पता चल गया था। चांगू ने मेरी बात काटकर जानकी की तरफ देखते हुए कहा, इसका इंकशाफ लूजू ने किया था और मैंने उसी वक्त तुम लोगों का पीछा करने का फैसला कर लिया था। और ये तो इत्तेफाक तक मुझे मेंग जूस बस में जगह नहीं मिल सकी थी। मैंने फोन पर अपने साथियों को इतला दे दी कि वो तुम लोगों की निगरानी करें और ये पता चलाएं कि तुम लोग कहाँ जाते हो। मेरे ये दोनों साथी बस पहुंचने से पहले ही स्टेशन पर मौजूद थे। इन लोगों ने तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी और जब तुम लोग उस खानकाह में टिक गए तो ये समझ गए कि अब तुम लोग रात वहीं रहोगे। और फिर तुमने देख लिया कि तुम लोगों को वहां से उठाना ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बारी बारी हम दोनों के चेहरों की तरफ देखते हुए बोला, अब बेहतर यही है कि तुम लोग अपने बारे में ठीक ठीक बता दो। तुम लोग कौन हो और बेस बदलकर यहाँ आने का मकसद क्या है? तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने जवाब दिया। हम शाओलिन टेम्पल जा रहे हैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग हासिल करने और इसके सिवा हमारा कोई मकसद नहीं है। लेकिन तुम लोग यहाँ आकर बहुत बुरी तरह फंस चुके हो। चांगू ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, पिछली रात तुम लोगों ने पूवन की खानकाह में क्याम किया था।
सुबह सवेरे एक काश्तकार को खानका के करीब खेतों में गांव की एक लड़की की लाश पड़ी हुई मिली। उसे खंजरों से वार करके कत्ल किया गया था। जब तुम लोग हमारे साथ चांग की ट्रैक्टर ट्राली पर रवाना हुए तो बात उस वक्त तक फैली नहीं थी। अगर बात फैल जाती तो तुम लोग गांव से निकल नहीं सकते थे। अब सूरत कुछ यूं है कि अगर मैं यहाँ की पुलिस को उस लड़की के कत्ल के बारे में बताकर तुम दोनों को उनके हवाले कर दूं तो तुम उसका अंजाम समझ सकते हो। किसी गैर मुल्की पर कत्ल का इल्जाम आयद करना मुकामी पुलिस के लिए मुश्किल नहीं होता। और फिर तुम लोग तो वैसे भी खासे मशकूक हो। बड़ी आसानी से उस लड़की को हमने कत्ल नहीं किया। जानकी जल्दी से बोल पड़ी। हम रात को उस खानकाह में ठहरे जरूर थे, लेकिन इस किस्म के किसी वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये ठीक कहती है, मैंने कहा। आधी रात के बाद हमने किसी औरत के चीखने की आवाज सुनी थी और जब हम मालूम करने के लिए खानकाह के दूसरे हिस्से में पहुंचे तो वो लड़की उन बख्शियों के कमरे में थी। उन्होंने ही उसे कत्ल किया था। वो लोग लड़की को जबरदस्ती खानकाह में लेकर आए थे और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ ज्यादती करना चाहते थे। लड़की की मुज़ाहमत पर उसे कत्ल कर दिया गया। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, चांग हू बोला। लेकिन वो बख्शू 5 साल से उस खानकाह में है। उन दोनों के बदमाश होने में भी कोई शुबा नहीं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वो कनमिन के रहने वाले हैं। यहाँ छोटे छोटे जराइम में कई मरतबा सजा भुगत चुके हैं और फिर 5 साल पहले बख्शू के बेस में उन्होंने उस खानकाह पर कब्जा कर लिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, कुछ अर्सा पहले मैं अपनी बहन से मिलने के लिए पूवन गया तो उनसे भी सामना हो गया। वो मुझे देखकर घबरा गए, लेकिन मैंने उनसे मामला तय कर लिया। मैं हर 6 महीने बाद वहां जाता हूं और वो मेरा मुंह बंद रखने के लिए एक माकूल रकम और कुछ कीमती तोहफे दे देते हैं। इसमें शुबा नहीं कि वो दोनों बदमाश है और खूब ऐश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गांव वालों पर अपना एतमाद कायम कर लिया है। पिछले 5 बरसों के दौरान में ऐसी 3 वारदातें और भी हो चुकी हैं, लेकिन उन दोनों पर कभी शुबा नहीं किया गया। और अब तुम लोग बड़ी आसानी से इस केस में फंस सकते हो, लेकिन हमारे उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, जानकी ने कहा। मैं कब कहता हूँ कि वो कत्ल तुम लोगों ने किया है, चांगू बोला। चलो मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। तुम दोनों उस कत्ल के चश्मदीद गवाह। अगर उन दोनों बख्शुओं को तुम्हारे बारे में इतला मिल जाए तो वो सर के बल यहाँ दौड़े आएंगे और एक लम्हा जाया किए बगैर तुमको मौत के घाट उतार देंगे। क्या चाहते हो? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। इस गंजी हसीना को 3-4 दिन के लिए हमारे हवाले कर दो, उसने जानकी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम न सिर्फ अपनी जबान बंद रखेंगे बल्कि तुम्हारी कुछ मदद भी कर देंगे। मैंने जानकी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मेरे पास पिस्तौल भी था और खंजर भी। जानकी ने भी स्क्रीट में पिस्तौल छुपा रखा था, लेकिन चांगू के दोनों साथी दाएं बाएं से हमें अपने पिस्तौलों की जद में लिए हुए थे। हमारी कोई कोशिश हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। ये तो मैं इस तरफ आते हुए देख चुका था कि कांटे या बंगले एक दूसरे से काफी फासले पर थे। रात का आखिरी पहर था, लोग गहरी नींद में होंगे। गोली चलेगी भी तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने एक बार फिर जानकी की तरफ देखा और आंख का गोशा दबा दिया। ठीक है मिस्टर चांग, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि उसके बाद हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। तुम्हें मेरी जबान पर भरोसा करना होगा। चांगू के होंठों पर मकरूस ही मुस्कुराहट आ गई। वैसे तुम अक्लमंद हो कि तुमने सही फैसला कर लिया है। तुमने 3-4 दिन की बात की है। इसी दौरान में तुम लोग यहीं रहोगे, मेरी इस काठी में। चांग ने मेरी बात काट दी। यहाँ तुम लोगों का हर किस्म का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अगर इसी दौरान में कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी, मगर उसके बाद तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। और अब मेरा ख्याल है कि माहौल में कुछ तब्दीली आनी चाहिए। मेरा मतलब है ये पिस्तौल। मैंने खामोश होकर बारी बारी दोनों आदमियों की तरफ देखा। चांगू ने अपने साथियों को इशारा किया। उन्होंने पिस्तौल अपनी जेबों में डाल दिया और हमसे कदरे दूर हट गए। चांगू खुद एतमादी का शिकार हो गया था। मेरी शिकस्त खुर्दा लहजे से भी उसने गालबन ये नतीजा अखज़ कर लिया था कि अब हमारी तरफ से कोई मुज़ाहमत नहीं होगी। उसने शायद ये भी सोचा होगा कि मैं अकेला उन तीनों का क्या मुकाबला कर सकूंगा। और ये भी गनीमत था कि उन्होंने हमारे लिबास की तलाशी नहीं ली थी। अलबत्ता मेरा थैला अपने कब्जे में कर लिया था, जिसमें कोई खास चीज नहीं थी, और वो थैला भी वैन ही में पड़ा हुआ था। चलो डेयर, चांगू ने जानकी की कमर के गिर्द बाजू हमाइल कर दिया। उसे यकीन हो चुका था कि अब कोई मुज़ाहमत नहीं होगी। तो तुम, जानकी मेरी तरफ देखते हुए बोली। उसके लहजे में गुस्सा भी था और बेबसी भी। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने खुदगर्ज साबित होगे। तुम काबिल एतमाद नहीं हो। आइंदा मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। चांगू से तकरीबन धकेलता हुआ एक तरफ ले जाने लगा।